आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कार्डियोमैपेथी, जो कि स्पेशल कार्डियोपैथोलॉजी का टॉपिक है। व्हाट इज कार्डियोमैपेथी? एबनॉर्मल इंपेयरमेंट विद इन द मायोकार्डियम इज नोन एज कार्डियोमैपेथी। मतलब हमारी जो हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट के जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम विद इन द मायोकार्डियम, पूरे मायोकार्डियम में हाइपरट्रोफी हो जाना या कोई भी इशू की वजह से हम उसे कार्डियोमैपेथी कह देंगे। और कौन कौन से एस्पेक्ट्स की वजह से कार्डियोमैपेथी नहीं होती, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर, वेल्वुलर हार्ट डिजीज, ये कार्डियोमैपेथी की कैटेगरी में नहीं आएंगी। वेल्वुलर हार्ट डिजीज, इन्फ्लेमेशन, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की 3 टाइप्स हैं। इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं। कंजेनाइटल, इन्फ्लेमेशन, वेल्वुलर हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें जो हैं ये इसमें कार्डियोमैपेथी में नहीं आती। अब इसकी 3 टाइप्स आती हैं, तो 3 टाइप्स को हम ड्रा करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम डायलेटेड कार्डियोमैपेथी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम उसकी डायग्राम बना रहे हैं। ये लेफ्ट हार्ट मैंने बनाया है। डायलेटेड कार्डियोमैपेथी में क्या होता है कि ब्लड बहुत सारा आता तो है, लेकिन एक मोटा सा हार्ट है, उसमें बाहर ब्लड निकलने में इशू आ रहा है, तो इसका मतलब है सिस्टोलिक फेलियर। सिस्टोलिक फेलियर का मतलब ये होता है कि ब्लड बाहर निकलने में मसला आ रहा है। डायस्टोलिक फेलियर ये होता है कि ब्लड अंदर नहीं आ पा रहा है, इतना ज्यादा बाहर ज्यादा निकल रहा है। तो डायस्टोलिक फेलियर तो है ही नहीं इसका हार्ट का, इतना मोटा सा तो हार्ट है। तो सिस्टोलिक फेलियर है, बाहर से ब्लड अंदर आ रहा है, ब्लड एटीएम से वेंटिकल्स में, लेकिन सिस्टोलिक फेलियर क्यों है? क्योंकि एओर्टा से बाहर नहीं जा पा रहा। तो सिमेट्रिकली इम्पेयरमेंट है हार्ट की, मतलब पूरे कार्डियो की जो मसल्स हैं, मायोकार्डियम के जो मसल्स हैं, उनमें इम्पेयरमेंट है। ओके। अब इसका नेक्स्ट टाइप जो है कार्डियोमैपेथी की, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, और इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी कह देते हैं। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि जो ब्लड है वो तो आ रहा है हार्ट में, लेकिन इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है मायोकार्डियम में, एक जगह पे थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। ये सेप्टम है। सेप्टम हाइपरट्रोफी ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑन अनदर पार्ट ऑफ मायोकार्डियम। ये जो पार्ट है इनमें भी हाइपरट्रोफी होती है, लेकिन सेप्टम में ज्यादा हो जाती है। अब सेप्टम क्या होगा? इनवर्ड मूव करेगा हार्ट के अंदर, मतलब बल्जिंग इनवर्ड टुवर्ड द हार्ट, और इसकी बल्जिंग से माइट्रल वॉल को समटाइम टच करता है, जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी। देखिए ना, ये जो एरिया है, ये इसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने की वजह से एओर्टा से जो ब्लड है वो स्क्वीज आउट में इशू आएगा, कम आएगा ब्लड। और इसमें डायस्टोलिक जो है वो भी फेलियर होगा, क्योंकि देखिए हार्ट का साइज भी छोटा हो गया। ऐसे ही ना, तो इसमें डायस्टोलिक फेलियर होगा, सिस्टोलिक फेलियर नहीं होगा। डायस्टोलिक फेलियर हो जाएगा इसमें, और इसके अलावा इसमें क्या होगा? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब इसमें क्या होता है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैपेथी में? देखो, ये जो मायोकार्डियम है इतना ज्यादा हाइपरट्रोफी कंडीशन में चला गया है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें डायस्टोलिक फेलियर हो जाएगा, इसमें डायस्टोलिक फेलियर हो जाएगा। लेकिन अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। कैसे? डायस्टोलिक फेलियर तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। इसमें सिस्टोलिक फेलियर है क्योंकि मोटा सा हार्ट है, बाहर निकलने में इसमें मसला आ रहा है, तो सिस्टोलिक फेलियर हो गया। डायस्टोलिक फेलियर इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों का साइज कम है। अब इन दोनों में हम डिफरेंशिएट किस तरह? देखो, सेप्टम में हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी में ज्यादा है, इसमें सेप्टम में हाइपरट्रोफी नहीं है रेस्ट्रिक्टिव में। इसमें टोटली कार्डियोमायोपैथी जो है, हाइपरट्रोफी इतनी ज्यादा कंडीशन कर गया है कि मायोकार्डियम की जो लेयर है वो थिक हो गई, डबल हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड में स्पेस कम है। ब्लड बाहर तो ज्यादा नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ कम आ रहा है। डायस्टोलिक फेलियर इसमें भी आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डायस्टोलिक फेलियर, और इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी बाहर निकलने में, क्योंकि डायलेटेड मायोकार्डियम जो है वो बहुत ज्यादा, मायोकार्डियम बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, थिक हो गया। इन तीनों की डिफरेंशिएटिंग फीचर जो आपको समझ आ गया ना, डायलेटेड में क्या होता है, सिस्टोलिक फेलियर होता है, सिमेट्रिकली होता है। इसमें ये भी सिमेट्रिकली होता है, लेकिन डायस्टोलिक फेलियर होगा, ये सिस्टोलिक फेलियर होगा, ये भी डायस्टोलिक फेलियर होगा, लेकिन ये सिमेट्रिकल होगा। सेप्टम बल्ज इनसाइड towards the myocardium, so that's why there will be asymmetry and there will be issue in the blood। कैसे? इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। हम अब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बारे में, डायलेटेड कार्डियो बारे में डिटेल से बात करते हैं। क्या होता है कि पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड लंग्स में जाती हैं, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड यहाँ पे आता है, लेफ्ट एटीएम में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और आगे ब्लड ने जाना होता है मतलब पूरी बॉडी में, एओर्टा के। तो क्या होगा ना कि जो हमारा एडिमा हो गया, पल्मोनरी एडिमा, और उसकी वजह से वेंट्रिकल से ब्लड आगे जाता है ना पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, तो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर भी बढ़ जाएगा एडिमा की वजह से। फिर वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल फेलियर भी हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स का भी प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके। तो फिर एटीएम का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा ये जुगुलर जो वेन्स हैं, मतलब पीरे वेने के, इन्फीरियर वेने के, इनका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो जुगुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से, इंक्रीज होने की वजह से जो लीवर है, फॉर एग्जांपल जी एक लीवर ड्रा कर रहा हूँ मैं, पूरा सा ही ड्रा कर रहा हूँ, लेकिन जो ब्लड वेन्स, जो वेनस सिस्टम यहाँ पे आता है, इसके साथ कनेक्ट करता है, यहाँ प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पे ब्लड भी नहीं आ पाएगा इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा में। तो हिपेटोमेगाली पेशेंट में हिपेटोमेगाली क्यों होगी? क्योंकि में जो ब्लड है वो
फर्दर आगे नहीं जा पा रहा जुगुलर सिस्टम में, जिस वजह से हिपैटोमेगाली हो जाएगी पेशेंट में। तो इसमें क्या होगा, अच्छा एक और चीज़ होगी, इसमें S3 साउंड भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि पता है आपको एक मोटा सा बंदा है वो पानी पी रहा है तो उसकी आवाज़ भी आएगी उसके पेट के अंदर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल तरह ये जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब जाएगा तो एक आवाज़ प्रोड्यूस करेगा जिसे कहते हैं S3 साउंड। ओके हो गया। फिर आपको पता है कि जब हार्ट जो है वो बड़ा होगा, डायलेशन करेगा, तो इसका माइट्रल वॉल जो है ये भी बड़ा होगा ना, इस तरह जाएगा, फिर रिगर्जिटेशन होगी, वापस ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम की तरफ मूव करेगा। तो इसमें पूरे में क्या लिखा हुआ है कि एक तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा जिसकी वजह से सिस्टेमिक एडिमा भी हो जाएगा, सिस्टेमिक एडिमा की दोनों की वजह से जनरलाइज एडिमा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी को कंजस्टिव डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या कंजस्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। ये इसी टाइप में आती है कार्डियोमायोपैथी की, बाकी दोनों टाइप में नहीं आती, क्योंकि इसमें एक तो एडिमा दोनों की वजह से जनरलाइज एडिमा हो रहा है। क्या होता है कि वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ने की वजह से लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ रहा है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, जुगुलर वीनस प्रेशर बढ़ रहा है, हिपैटोमेगाली हो रही है, जनरलाइज एडिमा हो रहा है क्योंकि पूरी बॉडी में सिस्टेमिक एडिमा हो चुका है, वेंट्रिकल्स फेलियर हो जाते हैं, माइट्रल वॉल की रिगर्जिटेशन हो जाती है, S3 साउंड प्रोड्यूस होती है, ये सब कुछ। और ये जो माइट्रल वॉल की रिगर्जिटेशन है इसकी वजह से, अच्छा ये मोटा सा हार्ट है, इसमें अब क्या होगा कि एक मोटा सा हार्ट है उसमें ब्लड जो है वो वापस जा नहीं पा रहा, इसमें जो ब्लड के पार्टिकल्स हैं वो कोएगुलेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ ब्लड स्ट्रीमलाइन फ्लो खराब होता है, टर्बुलेंस आती है, जहाँ पे ब्लड में टर्बुलेंस आएगी, स्ट्रीमलाइन फ्लो खराब होगा, उसमें क्या होगा कि कोएगुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी वजह से हम कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट को एंटी कोएगुलेंट देते हैं ताकि वो पेशेंट में जो ब्लड है वो कोएगुलेशन ज़्यादा ना करे और थ्रोम्बस वगैरह थ्रोम्बाई ना बने जाए। अच्छा ये कार्डियोमायोपैथी होती किन वजह से, ये कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वगैरह की वजह से भी हो सकती है। पेशेंट में अगर हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, चागास डिजीज आ जाती है सी में, जो ड्रग्स आ जाती हैं HP HD, एक तो डोक्सोरोबासिन, डोनोरोबासिन, ये दो ड्रग्स हम एंटी कैंसर वाले पेशेंट को देते हैं एंड कैंसर को ख़त्म करने के लिए, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। इसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। और इसके अलावा एक जो पेशेंट है मतलब उसकी बहुत ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन हुई पड़ी है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और आयरन बहुत ज़्यादा हो पड़ा है उसमें, तो उसमें हीमाक्रोमेटोसिस हो गई है और जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, आयरन ओवरलोड हो जाता है। और हाँ एक और बात भी है कि जो डायबिटिक मदर हैं, डायबिटिक मदर और न प्रेग्नेंट हैं, डायबिटिक मदर प्रेग्नेंट भी हैं, उसमें भी कार्डियोमायोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायबिटिक मदर मतलब उसके फीटस को भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से डायलेटेड मायोकार्डियोपैथी हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा इसके जेनेटिक काजेज में कौन कौन से काजेज आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन किस्म की चीज़ें पढ़नी है अपने जेनेटिक काजेज में। एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होती है बॉडी में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसके जीन की इम्पेयरमेंट हो जाती है, ये आपने पढ़ा होगा बायोकेम में। इसके अलावा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में आपको पता है सर्टेन एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और एंजाइम्स के डिफेक्ट की वजह से म्यूटेशन ऑफ एंजाइम्स की जो म्यूटेशन है उसकी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो फेल हो जाती है, जिसकी वजह से वो फैटी एसिड, इन सब के एंजाइम्स, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम्स, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, एंजाइम्स की डिफेक्ट की वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रोफिन, फॉर एग्जांपल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, के साथ डिस्ट्रोफिन अटैच, ये डिस्ट्रोफिन है, और डिस्ट्रोफिन सार्कोनीमा के साथ, सार्कोमेर्स के साथ अटैच, ये सार्कोमेर्स इनके साथ अटैचमेंट है, तो इसकी इसमें म्यूटेशन हो जाए डिस्ट्रोफिन में, तब भी कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन खराब हो जाएगी। लेप्लेस लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि टेंशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ओवर रेडियस, जब प्रेशर कम होगा तो टेंशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। और टेंशन जब कम, मतलब टेंशन जब भी कम होगी, मतलब ये डिस्ट्रोफिन की टेंशन कम हो जाएगी सार्कोमेर के साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन की, तो प्रेशर कम हो जाएगा और रेडियस बढ़ जाएगा, इस वजह से कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट बढ़ जाता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बीटा, इन तीनों की वजह से जेनेटिक काजेज। ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी, डायूरेटिक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दे देंगे, कैप्टोप्रिल, सिनोप्रिल, लोसार्टन वगैरह दे देंगे, जो कि वो एल्डोस्टेरोन को जाके रोक देती है, वहाँ पे इनहिबिट कर, ठीक है, और इसी तरह करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।